सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम अभ्यास सागर का पाठ 6 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप अपनी अभ्यास बुक और पेंसिल लीजिए और मेरे साथ साथ उसको समझिए और भरिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 करवाते हैं हम कि नीचे दिए गए शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करिए। तो ये हमें सिर्फ बोल बोल के देखने हैं, इनका अभ्यास करना है। तो क्या है? अर्ध, परिणाम, तय, नमय, मन, प्रातःकाल और पुनः। सेकंड है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर विसर्ग चिन्ह लगाइए। अब विसर्ग चिन्ह के बारे में एक बार आपको बता देते हैं कि विसर्ग चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। विसर्ग चिन्ह का जो उच्चारण स्थान है वो आधे है के समान होता है। इसका ज्यादातर प्रयोग कहाँ किया जाता है? संस्कृत भाषा में। तो आपने देखा होगा कि संस्कृत में शब्दों के अंत में और बीच में विसर्ग चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन अपनी हिंदी में शब्दों के आखिर में ही विसर्ग चिन्ह लगाया जाता है। तो आइए अब हम इनको विसर्ग चिन्ह का जो उच्चारण स्थान है कैसे लगता है वो देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक हमारा सिर्फ बोल बोल के उच्चारण करना था। तो जैसे अतः, फलतः, अंतकरण, संभवतः, प्राय, विशेषतः। तो बेटा ये तो हमारे विसर्ग चिन्ह, तो इनकी क्या पहचान है, क्या कैसे लगाया जाता है, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो ये हमारे विसर्ग चिन्ह हैं। अब हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें क्या बताया गया है कि इन विसर्ग चिन्ह जो यहाँ पर काले मोटे जो शब्द दे रखे हैं उनको दोबारा और विसर्ग के साथ लिखना है। तो आइए मैं आपको उत्तर लिख रही हूँ, आप इनको अपनी बुक में उतारिए। प्रश्न नंबर 3, जैसे सबसे पहला है, तुम अपनी दुविधा को बिना किसी संकोच के हमें बताओ। बिना किसी संकोच, तो उसको क्या कहेंगे? निसंकोच। तो लिखिए निसंकोच विसर्ग चिन्ह लगाते हुए। ऐसे ही आगे, इसलिए का क्या होगा? अतः। उससे आगे है परिणाम स्वरूप, मतलब फलतः। उससे आगे अक्सर, अक्सर का मतलब है प्राय। उसके बाद दोबारा मतलब पुनः, और उसके बाद है कोई संदेह नहीं, मतलब निसंदेह। निसंदेह। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 3। विसर्ग चिन्ह के साथ इन शब्दों को दोबारा लिखना है। तो आप ये अपनी अपनी जो बुक है उसमें उतार लीजिए। हो गया होगा। उसके बाद है हमारा आगे प्रश्न नंबर 4। तो इसमें क्या है? एक गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को मैं पढ़ रही हूँ और आप उसमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को छांटकर अलग अलग करके 3 कैटेगरी में उसको लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि व्यक्तिवाचक में क्या आएगा? किसी स्पेशल व्यक्ति, किसी स्पेशल जगह का नाम, प्रसिद्ध जगह का नाम, वस्तु का नाम। और जातिवाचक में किसी जाति का, किसी समूह का। ठीक है,
और भाववाचक में मन की जो फीलिंग्स है, जो अंदर से आती है, हमारे मन के अंदर से भाव, अच्छे बुरे, तो वो। तो देखिए इसमें सबसे पहला हम कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4। तो एक बार मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो जातिवाचक में क्या क्या आएंगे? दरबार, महाराज, मुसलमान, योद्धा, ओके। ऐसे ही हमारे भाववाचक में क्या क्या आ रहा है, आप इसको पढ़िए। भाववाचक में क्या क्या आए हैं इसमें? तो इसमें आया है शरण, व्यथा और भर्राया। ठीक है, अब है हमारा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या क्या आया है? व्यक्तिवाचक में है रणथंबोर, जगह का नाम है ना। और राणा हमीर। ठीक है, तो ये आप उतार लीजिए। मे भी आपने कर लिए होंगे, तो रफ कर दे। चलिए प्रश्न नंबर 5 करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 5 में? पर्यायवाची बताने हैं। ठीक है, तो जैसे पुत्री है और असुर गंगा, उसके बाद है पृथ्वी और देवता। पृथ्वी और देवता। तो इनके पर्यायवाची लिखने हैं। ठीक है, तो पुत्री को क्या क्या कहेंगे? सुता, तनिया, बेटी। ओके, असुर को क्या क्या कहेंगे? राक्षस, धनुज और निशाचर, दैत्य। लिख लो आप, दैत्य, राक्षस, निशाचर। ओके, गंगा, गंगा को क्या कहेंगे? भगीरथी। ठीक है, भगीरथ जी द्वारा लाई गई थी ना पृथ्वी पे, तो इसका नाम है भगीरथी। ओके, भगीरथी कहते हैं। और देव नदी, एक सेकेंड, देव नदी, सुरसरी, इसी प्रकार पृथ्वी को भू, धरा, धरती, अचला, भू, धरा, धरती। ओके, देवताओं को क्या कहेंगे? देव। ठीक है, अमर, अजर। तो देखिए इसको, देव, सुर, अजर। ओके, तो ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 5 के पर्यायवाची। तो आप इसको उतारिए। चलिए कर दे रफ। शायद उतार लिए होंगे बच्चों ने।
आगे आगे है हमारा विलोम शब्द पे घेरा लगाना है, ठीक है। जैसे सबसे पहला है हमारा उपकार, पर्सन नंबर है ये हमारा 6, और उपकार को क्या कहेंगे? अपकार। एक बार मैं लिख देती हूँ इनको, आप एक बार देख लो, ठीक है। उदार, साकार, नवीन, उदय, वीर, कायरता। ठीक है, तो देखिए इनके विलोम शब्द है। अब अपकार का, उपकार का अपकार, उदार का क्या होगा बताइए? तो उदार का हमारा होगा अनुदार। साकार का निराकार। इसी तरह नवीन का प्राचीन। नवीन मतलब नया होता है, प्राचीन मतलब पुराना। उदय का अस्त। उदय मतलब किसी चीज का उगना, और अस्त का छिपना। कायरता का वीरता। तो उतारिए इसको। अब कराते हैं हम पर्सन नंबर 7। पर्सन नंबर 7 में क्या है कि उपसर्ग और प्रत्यय लगाने हैं। जो आपको सुटेबल लगे वो उतार के उसमें लिखने हैं, नए शब्द बनाने हैं। तो लिखने से पहले एक बार जो हमारे उपसर्ग प्रत्यय है उसकी परिभाषा कर लेते हैं कि उपसर्ग कहते किसे हैं, ठीक है। जो किसी मूल शब्द के आगे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो वो कहलाएंगे हमारे उपसर्ग। और जो मूल शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को बदल दे या उसमें उसके मूल शब्द में चेंजिंग ला दे तो वो कहलाएंगे हमारे प्रत्यय। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं। पर्सन नंबर 7 है ये हमारा। तो इसमें पहला दिया गया है यतन। तो यतन में क्या लगाए? उपसर्ग लगाए, प्रत्यय लगाए, लेकिन लगाने के बाद जो मूल शब्द है वो अपना अर्थ दे, ठीक है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं दी रखी कि हम उपसर्ग लगाएंगे या प्रत्यय ही लगाएंगे, जो उचित लगे। तो हम लगाते हैं इसमें प्र प्लस यतन। क्या बन गया? पर्यतन। तो ये क्या है हमारा? प्र उपसर्ग। उपसर्ग है ये। आगे है हमारा भीषण। भीषण शब्द दिया हुआ तो इसमें क्या लगाए? वी प्लस भीषण। क्या बन गया? विभीषण। आगे समय। तो इसका लिखो असमय। ए प्लस समय। कहते हैं ना जैसे मेहमान ऐसे में ही घर आ गए, अचानक आ गए। तो ये देखो तीनों ही हमारे उपसर्ग लगाए हमने, ठीक है। अब हम प्रत्यय लगा के देख लेते हैं। तो आगे देखिए हमारा अगला क्या है? इतिहास। इतिहास जो कि अपने आप में ही मूल शब्द है। इतिहास में हम लगा देते हैं इक। ये प्रत्यय है, ठीक है। तो क्या बन गया? ऐतिहासिक। ओके, तो ये जो इक है ये क्या है? हमारा प्रत्यय है। ये यहाँ हमने ऊपर 3 उपसर्ग लगा लिए, अब हम प्रत्यय लगा लेते हैं। तो ये प्रत्यय हो गया। उससे आगे अगला है हमारा बल। तो बल में भी क्या लगाए? प्रत्यय लगाए या उपसर्ग? चलो दोनों चीज लगा के देख लेते हैं। तो बल में हम पहले लगा लेते हैं शाली। प्रत्यय लगा के देख लेते हैं क्या बन गया? बलशाली।
और अगर हम उपसर्ग लगाएंगे तो निर प्लस बल क्या बन गया, निर्बल। ये उतार लीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये भी प्रत्यय है और ये हमारा उपसर्ग है। चलो थोड़ा जल्दी फास्ट कर लो, थोड़ा सा इसको। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, और वो है हमारा संयुक्त व्यंजन लिखने हैं, जो पाठ हमारे 6 कविता जो थी हमारी समय उसमें आए थे उनको। तो देखिए सबसे पहला है हमारा पर्यटन, दूसरा है मुक्ता, तीसरा आ जाएगा हमारा प्यारा, और चौथा हमारा है पत्ता। ठीक है, चलो रफ करते हैं। ये आपने उतार लिए होंगे। प्रश्न नंबर है ये हमारा 8। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। कौन सा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि खालिस्तान जो हमारे रिक्त स्थान है उसमें उचित, इसमें हमारे 2 दिए गए हैं, इनमें से जो एक उचित है वो भरना है। क्या है, खाने के साथ यदि अचार हो तो मजा आ जाए, तो आचार नहीं आएगा, इसमें आएगा अचार। लिखिए भाई फटाफट। पहले में आएगा अचार, दूसरा है रामचरितमानस, अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी तो एक भाषा है। अगर हम इसको ऐसे बोले अवधि, तो ये एक टाइम पीरियड होता है, समय का बताता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें किताब है रामचरितमानस बुक है, तो वो किस में लिखी गई, तो भाषा का ही नाम लिखना है, तो वो आएगी हमारी अवधि। ठीक है, उसके बाद है चाहे प्राण चले जाए पर अन्याय का साथ मत दो, अन्याय। उसके बाद है 1 मई को विद्यालय के वार्षिक परिणाम निकलेंगे, इसमें आएगा परिणाम। सेकंड हमारा दिया गया है परिमाण, क्वांटिटी, तो यहाँ पर कोई तोलना थोड़ी ना, हमें तो रिजल्ट बताना है, तो यहाँ पर परिणाम। आगे है नियत। ठीक है, नियत समय पर ही काम करने वाला व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है, तो ये उतारिए। प्रश्न नंबर करते हैं 10। हो गया। प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि शब्द छांटकर वर्ग पहेली भरनी है। तो ये वर्ग पहेली तो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द मैं आपको लिखवा देती हूँ, लेकिन इस पजल में आप खुद भरोगे। तो देखिए, जहां पहुंचना सरल हो, ठीक है, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी जगह कि जहां हम आराम से पहुंच जाए, तो उसको क्या कहेंगे, सुगम। लिखो इसको फटाफट। सेकंड है हमारा जहां जाया ना जा सके। तो अभी तो था कि जो आसान रास्ता है, जा सके, जहां पर पहुंचना सरल हो, और जहां जाया ना जा सके तो वो क्या होगा, हमारा अगम। उसके बाद है जिसका कोई पार न हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा आकाश है, जिसको हम पता ही नहीं उसकी सीमा कहाँ तक है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, अपार। पता नहीं कहाँ तक फैला हुआ है, अपार। उसके बाद है विशाल हृदय वाला, उसको क्या बोलेंगे, उदार। उसके बाद है जंगल में अपने आप लगी आग, तो उसको बोलेंगे दावानल। ठीक है, और आगे है जो बहुत बोलता हो,
वो कहलाएगा हमारा वाचाल। जैसे हमारे पाठ 4 में थे ना बातुनि महोदय, तो उसको हम कहेंगे वाचाल। हो गया। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 11 में क्या है कि अशुद्धियां दी गई है। ठीक है, उन अशुद्धियों को आपको सही करके गद्यांश को दोबारा पुनः लिखना है। तो आप उसमें अशुद्धियां देख लीजिए, मैं अशुद्धियों को लिख देती हूँ और आप उसको करिए। तो प्रश्न नंबर 11 में जो जो अशुद्धि है मैं लिख रही हूँ। जैसे प्रदूषण में गलती है, ओके, और उसके बाद है सबकी, मैं आपको ये सही वाले लिख रही हूँ, ठीक है। फिर है परेशानी, उसके बाद है बीमारियां, सॉरी ये आएगा आपका कुछ इस तरह का। उसके बाद है फेल, जैसे फैल रही है, फेल लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद है नदियों, नेक्स्ट है हमारा दूषित, फिर है और, उसके बाद है विषैली, फिर है रोकथाम, उपाय, फिर है किए, इनको है, इनका आएगा इसमें, इनका, ठीक है, उच्चारण की है गलती है। फिर मिलेगा, और वातावरण, और उसके बाद है स्वच्छ, और लेंगे। तो ये आपको सही करने हैं, आप इसको देख लीजिए, और अपने गद्यांश को तब हम करेंगे तो उसमें ये सही वाली लगाएंगे। चलो अब करते हैं प्रश्न नंबर 12। तो 12 में क्या आया है कि एक वचन परिवर्तन करना है, ठीक है। पढ़ते आ रहे हैं ना कि एक वचन बहुवचन, तो जो पर्सन यहाँ पर एक वचन में उसको बहुवचन में चेंज करना है, बहुवचन है उसको एक वचन में। तो देखिए सबसे पहला है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसका करिए आप फटाफट। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सेकंड है खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका लिखो खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद आगे रंग बिरंगे छाते सुंदर लग रहे हैं, रंग बिरंगा छाता सुंदर लग रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, दुकानदार टोपी बेच रहा है। तो इसको करिए कि दुकानदार टोपी का बहुवचन कर लेते हैं कि दुकानदार टोपियां बेच रहा है। दुकानदार
टॉप या बेच रहा है। तो ये हो गए हमारे एक जो वचन परिवर्तन है, जो एक वचन में है उसको बहुवचन में कर दिया, जो ऑलरेडी बहुवचन है उसको एक वचन में कर दिया। तो हो गई ये हमारे। चलो अब करते हैं प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 क्या है हमारा, समय का महत्व बताते हुए अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो ये मैं आपको दे रही हूँ काम कि आप इसको अपनी कॉपी में स्वयं करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे जीवन में समय का बहुत महत्व है। ठीक है, जो एक दो लाइनें हैं मैं आपको करवा देती हूँ। तो देखिए, लिख लो आप इसको। जीवन में समय का बहुत महत्व है। एक बार जो समय हाथ से निकल जाता है वह दोबारा वापस नहीं आता। हमें समय के साथ चलना चाहिए। समय के साथ चलना चाहिए। जो समय के साथ चलता है वह सफलता जरूर हासिल करता है। ठीक है, तो ये मैंने एक दो आपको लाइनें लिखवाई है, इससे आगे आप खुद करोगे। ठीक है ना, कि समय ने बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धाओं को मात दी है, समय को आप रोक नहीं सकते, तो हम समय को साथ चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो कि विद्यार्थी अगर समय के साथ चलेंगे तो सफलता पाएंगे, अगर एक बार रुक गए तो फिर असफल हो जाएंगे। अगर किसी पेड़ का पत्ता अगर टूट जाता है तो दोबारा वापस नहीं जुड़ सकता। ऐसे ही किसान समय पर ही फसल बीज बोता है, समय पे ही फसल उगती है। वर्षा गर्मी सर्दी बारिश सब समय पे आती है। तो समय का जीवन में बहुत ही महत्व है। तो ठीक है, तो ये मैंने एक दो लाइन करवाई है, इससे आगे आप स्वयं करेंगे। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में यस करके जरूर बताइए। धन्यवाद।